नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन हर बार एक नया सूरज चढ़ता है तो हम नई उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। तो हम एक पॉजिटिव नोट पर इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि 2026 में कुछ ऐसा हो कि हमारा समाज और ज़्यादा समावेशी बने, सौहार्द रहे, सामंजस्य रहे, प्रेम रहे और जो कड़वाहटें हैं थोड़ी कम हो जाएं, अर्थव्यवस्था की अर्थी ना निकले, ये कह सकते हैं। और हम हमारी सरकार की तो छोड़ो, जो हमारी लोगों की जो रोजी रोटी है वो अच्छी बेहतर ढंग से चले, राजनीति में कुछ शुचिता, कुछ ईमानदारी वापस आए, यही कामना है। तो बिना प्रश्न के आपके पास आऊंगा। 2026 स्वागत तो करेंगे और आपका भी स्वागत करेंगे जी। बहुत 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 धन्यवाद दिनेश जी, आपने मुझे बुलाया, और आपको भी नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं, हमारे सारे दर्शकों को भी। और न्यूज़ टाइम के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद है कि, और शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं वो आज लगभग गायब हो गए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से। और बहुत मुद्दों को अच्छे तरीके से उठाकर उनको डिटेल में जो एनालिसिस किया जाता है उससे लोगों की बहुत जागरूकता बढ़ती है। और यही मुख्य काम है मीडिया का, जो आप बहुत मजबूती से कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं कि बहुत और ताकत के साथ नए बरस में भी आप ये काम करते रहें और लोगों को खूब जागरूकता देते रहें। तो इसके लिए मैं आपका विशेष तौर पर धन्यवादी भी हूँ और मेरे शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। नया बरस जो है 2026 है, बिल्कुल इसमें से 2-3 चीजें अगर हम लोग पुराने साल से लेके जोड़ें, और खासतौर पर पिछले 24-48 घंटों में 2 घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने मेरा विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित किया। एक है जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में ज्ञानेश कुमार और बल्कि पूरे इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए गए, इसमें पूरा बोर्ड था। बाहर आकर उन्होंने जो बातें कही हैं वो मुझे बड़ी चिंताजनक लगी। एक पहला टॉपिक मेरा। दूसरा, एक पत्रकार ने जिस तरीके से कल रीड दिखाते हुए मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं उनके सामने सवाल खड़े किए, और कैलाश विजयवर्गीय उसके बाद वहां से भागते हुए दिखे, वो उनके जवाब नहीं दे पाए क्योंकि 10 लोगों की जो मृत्यु हो गई उस पर उन्होंने सवाल पूछे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी के चैनल के एक पत्रकार ने यह काम किया। तो मुझे उस वजह से बड़ी खुशी हुई कि एक पत्रकारों के अंदर अभी भी वो जिजीविषा बची है, वो ताकत बची है कि वो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, भले ही कितना ही उनका जो संस्थान है वो उनको रोकने की कोशिश करे। ये दोनों घटनाएं मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगी। और एक आखिरी घटना मैं आपको जिक्र करूंगा, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी घटना जो है वो जब संसद की इस बार का जो सत्र खत्म हुआ और उसमें तमाम ओपोजिशन पार्टीज के साथ प्रधानमंत्री समेत सब लोग एक साथ बैठकर, और जो एक कस्टमरी टी पार्टी होती है उसमें उन्होंने शिरकत की। इन 3 चीजों का मैं विश्लेषण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अभिषेक बैनर्जी ने जो बातें कही ज्ञानेश कुमार के बारे में, वो बातें चौंकाने वाली है। उस पर हालांकि कोई रिबटल नहीं आया, अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है चुनाव आयोग की तरफ से। वो तो क्योंकि बहुत सेलेक्टिवली लीक करते हैं अपने लोगों को, एक मीडिया उन्होंने अपना खड़ा कर रखा है, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, और उनके लोगों को वो सेलेक्टिवली लीक करते हैं कि इनका हमने ये जवाब दिया नहीं दिया। वो हम लोग कई दिन से देख रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने जो बातें कही एसआईआर को लेकर, और पूरे देश में इस वक्त वो चर्चा का विषय है। पूरे देश में पिछले लगभग ये पूरा बरस हम लोग एसआईआर के नाम कह सकते हैं, बिहार चुनाव से लेके खूब उसका जिक्र किया। तो इस बार क्या हुआ कि अभिषेक बैनर्जी की जो घटनाएं थी, उन्होंने जिस तरह से बातें कही कि ज्ञानेश कुमार उंगली उठा के ऊंची आवाज में उनसे बात कर रहे थे। हमने उनको बोला कि भाई तुम इलेक्टेड नहीं हो, हम लोग इलेक्टेड हैं, आप नॉमिनेटेड है। इस तरह की भाषा का स्तर अगर पहुंच गया है इस लोकशाही में, तो ये मुझे लगता है बड़ी चिंता के विषय है सर। मुझे ये बहुत चिंता का विषय लगा, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि इलेक्शन कमीशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण एक संस्था के तौर पर देखा गया था। डॉक्टर अंबेडकर की वो स्पीच जब हम लोग देखते हैं, बहुत लंबी चौड़ी स्पीच नहीं है, 2-3 पेज की स्पीच है, लेकिन उसमें वो इस बात को इंडिकेट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं कि हमने वोटिंग के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया, फंडामेंटल राइट नहीं बनाया। और इस पर हमारी बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हुई। फंडामेंटल राइट्स की जो छोटी कमेटी बनी थी उसमें हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी एक छोटा सा भी अंश चुनाव आयोग का ऐसा हो जिसको कि एग्जीक्यूटिव प्रभावित कर पाए, और इसलिए हमने इसको एक विशेष राइट के तौर पर बिल्कुल अलग रखा है। तो वो जब स्पीच से हम लोग आज के ज्ञानेश कुमार को देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है कि कहां उन लोगों का विजन था कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन तैयार हो जो लोगों के हुकूक के लिए खड़ा हो, बिना किसी एग्जीक्यूटिव के प्रेशर के, बगैर सरकार की किसी भी तरह के डर के। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। आज बिल्कुल पार्टीजान इलेक्शन कमीशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये बातें जो अभिषेक बैनर्जी ने बाहर आकर कही,
वो कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण दिखाती हैं कि लोग अब खड़े हो रहे हैं और जनता को कम से कम सामने आके बोल रहे हैं। वहीं पे नीचे खड़े होकर उन्होंने ज्ञानेश कुमार को ललकारा। अब ज्ञानेश कुमार पर कोई फर्क पड़ेगा इस बात की तो संभावना देखिए आपको पता ही है कितनी है, लेकिन कम से कम ज्ञानेश कुमार के बारे में सच्चाई सामने आई। अब धीरे धीरे लोग खुल के उनके सामने बोल रहे हैं और खुल के बातें बाहर भी आ रही हैं, लोगों को भी जागरूकता उस बात से मिल रही है। तो ये मुझे लगता है कि इससे आने वाले साल में और सच्चाइयां सामने आएंगी। इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है, क्या निरंकुशता वहां पर फैली है, वो सब चीजें भी हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। कम से कम निराशा तो लोगों के अंदर है ही चुनाव आयोग को लेकर, लेकिन उस निराशा में भी लोग अब हेड ऑन ले रहे हैं कि भाई अब डरने की जरूरत नहीं है, अब करो या मरो की स्थिति जैसी है, डू और डाई जैसी जो महात्मा गांधी का नारा था, ठीक वैसी स्थिति में अब लोग वहां पर अपने आप को पा रहे हैं। एक दूसरा हमने कहा कि कल जो विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय जो जिम्मेदार हैं उस जिनकी वजह से 10 लोग वहां पर अपनी जान गंवा देते हैं, आज देखिए वो सवाल गायब है और नेशनल मीडिया से सवाल गायब हो गया। और उस सवाल पर कम से कम एक पत्रकार ने अपनी रीड दिखाई, उसने सवाल पूछा और बदतमीजी पर खुल के जवाब दिया कि आप मंत्री हैं तो भैया बदतमीजी का क्या मतलब है, जवाब नहीं देना चाहते वो आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन किसी से बदतमीजी करने का कोई अख्तियार नहीं है। तो उस पर उस पत्रकार ने उनको खुल के अपनी बात रखी, उनको बताया, उनकी हदों को सीमित किया कि ये समय ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। अब इनको पत्रकारिता करते लोग पसंद नहीं है। और आज देखिए पूरे देश में उस बात की चर्चा है कि एक मंत्री को एक पत्रकार ने जब हैकल किया, सवाल पूछे, तो मंत्री कितना परेशान हो गया और सवालों के जवाब तो देना छोड़िए, वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करने लग गया। और उस पत्रकार ने भी अपनी रीड दिखाते हो, क्योंकि देखिए वो अच्छा पत्रकार है, लंबे समय से उसकी स्टोरेज को मैं फॉलो करता हूं, एनडीटीवी में जब था तब भी हमारे साथी थे वो। और उन्होंने अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स की हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचल में बहुत अच्छी रिपोर्ट्स की हैं और स्पोर्ट्स का भी बढ़िया बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो उन्होंने जो सवाल पूछे वो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े थे, उनकी जिंदगी से तो नहीं जुड़े थे, लेकिन आम आदमी की जिंदगी से जुड़े थे। और उन्हीं आम लोगों ने वोट देकर कैलाश विजयवर्गीय को बनाया था, उससे सवाल पूछा। लोगों में इस बात को लेकर बड़ी खुशी है कि भाई कम से कम सवाल पूछने वाले पत्रकार तो हैं। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी घटना है। इससे भी अगर हम लोग सबक लेंगे और पॉजिटिव नोट पर यहां से अगर पत्रकारिता आगे बढ़ेगी, तो मुझे लगता है 2026 में एक नई शुरुआत पत्रकारिता की हम लोग देख सकते हैं। और जो जिस पत्रकारिता ने हिंदुस्तान को बिल्कुल नीचे गर्त में धकेल दिया गोदी मीडिया की, उससे कुछ पीछा छूटता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। और ज्यादा पत्रकार ऐसे प्रश्न पूछने शुरू करेंगे, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया भी है जहां पर उनके स्पेस मिल सकता है, उनके सवालों के लिए जगह है। तो ये दो घटनाएं। तीसरा जो हमने जिक्र किया, प्रियंका गांधी समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठा और उन्होंने चाय पर चुस्कियां ली। कोई बातचीत तो चलिए क्या ही होगी, लेकिन कम से कम वहां बैठ के एक संदेश तो दिया देश भर में कि लोकतंत्र एक बार दोबारा से क्या उस ढर्रे पर जा सकता है जिस ढर्रे को हमने पिछले 70 साल में देखा था और इस सरकार के आने के बाद वो खराब हो गया था। एक तस्वीर प्रतीकात्मक तौर पर वो तस्वीर अच्छी लगी, लेकिन उसमें संभावना कितनी है उसकी उस पर लगातार शक बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ से तो ये काम हो नहीं सकता है। जैसे नफरत हम लोग सोसाइटी में अब देख रहे हैं, जैसे नफरत फैली हुई है, उस नफरत से अब डर लगने लग गया है। वो कम से कम उस नफरत को खत्म करने की विपक्ष ने कोशिश की, पहल की कि कम से कम अगर ये खत्म होगी तो इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। और वो अगर होता है तो हमारी अगर पॉलिटिक्स थोड़ी सी क्लीन हम लोगों को दिखे मिले, जो एक्रीमोनियस बिहेवियर हम लोगों को संसद के भीतर देखने को मिलता है, अगर कम से कम वो भी कम हो जाए तो भी मुझे लगता है दिनेश जी देश का भला ही होगा। क्योंकि आज उसका रिफ्लेक्शन संसद के भीतर जो एक दूसरे के प्रति लोगों का एक्रीमोनियस बिहेवियर है, उसका रिफ्लेक्शन हमको सोसाइटी में देखने को मिलता है जब हम लोग बात करते हैं एंजल चकमा की। एक बच्चा जो वहां पर पढ़ने के लिए आया था देहरादून में या उत्तराखंड में, उसके साथ जो व्यवहार किया गया, उसको जिस तरह से हत्या कर दी गई, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे क्रिसमस पर जो घटनाक्रम हुआ है वो सब बहुत तनाव देने वाला है, बहुत चिंता देने वाला है। तो इस तरह की घटनाओं के बीच में ये साल खत्म हो रहा है। आपने बिल्कुल शुरुआती दौर में कहा कि निराशाजनक है, लेकिन हम लोग पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हैं, कुछ पॉजिटिव तस्वीरें देखते हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो अपना काम करती हों, कुछ पत्रकार हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हों, और उसी टोन के साथ हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोगों को और पॉजिटिविटी सोसाइटी में देखने को मिलेगी और कम से कम लोगों को ये जागरूकता आएगी कि भाई को भाई जो जिस तरह से मार रहा है, जैसे धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों के साथ बदतमीजियां की जा रही हैं, जैसे अलग अलग नामों के साथ उन लोगों को पुकारा जाता है जो इसी देश की
बाशिंदे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से खूब कंट्रीब्यूशन दिया इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। कम से कम उतनी जागरूकता तो सरकार लोगों में पैदा कर दे। सरकार के लिए ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और ये काम कर देगी तो भी हम लोग सरकार के बड़े मेहरबान हैं। जी सर। ये बात आपने सही कही। लेकिन 2025 का वर्ष एक ऐसा भी वर्ष रहा रविंद्र जी, जो जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी और एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर भी मुझे थोड़ा काफी दुखदाई रहा। हिंदुओं को हमेशा एक उदारवादी धर्म के रूप में देखा जाता है, जो मानवता को मानते हैं, मानववाद को मानते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुत्व के ऊपर, हिंदूवाद पे तो नहीं, हिंदुत्व के ऊपर एक भगवा आतंकवाद का ठप्पा लगता हुआ पुख्ता रूप से नजर आया। जहां पहले हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद शब्दों का इस्तेमाल करने में लोग थोड़े हिचकते थे, लेकिन साल खत्म होते होते ये शब्द जो थे काफी प्रचलन में आ गए। ना केवल टेलीग्राफ ऑफ लंदन ने उसका उपयोग किया, बल्कि एक किस्म से कहा जाए तो जगह जगह इसका उपयोग होना शुरू हुआ कि भगवा आतंकवाद अब एक ऐसी रियलिटी है जिसको अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी। होता क्या है ना रविंद्र जी, जब एक बार को लेबल लग जाता है ना तो माथे से छूटता नहीं कभी। जर्मनी के माथे पर अभी भी हिटलर का लेबल लगा हुआ है। जापान के माथे पे अभी भी कोरिया और चाइना की लड़कियों को सेक्सुअल स्लेव बनाने का लेबल अभी तक लगा हुआ गया नहीं है। और एक बार कलंक लग जाता है ना, एक बार हो सकता है काला रंग लग जाए तो उसको आप पोंछ के साफ कर सकते हो, लेकिन कलंक लग जाए ना किसी समाज पर तो कलंक छूटता नहीं फिर सदियों तक। ये बड़ी दुखद घटना है, एक व्यक्तिगत तौर पर भी, एक नागरिक के तौर पर, और एक हो सकता है एक हिंदू के तौर पर भी, कि आज लोग हमें भी आतंकवादी कह रहे हैं। ये हाल हो गया हमारा साहब रविंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट रेज की है दिनेश जी। मुझे लगता है और यही सब पूरे जो हिंदू समाज है उसकी जिम्मेदारी यही है कि आज हम लोगों की आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा हो गया कि क्या हम लोग हिंसक हैं, क्या हम लोग किसी दूसरे धर्म के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो भी फेस्टिविटीज होती हैं, चाहे ईद हो, हम लोग देखिए जिस इलाके में मैं रहता हूं वहां पर ईद की बहुत सेलिब्रेशंस नहीं होती क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी कम है, लेकिन किसी का किसी के प्रति विरोध नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई ईद मना रहा है तो मनाए, कोई अगर क्रिसमस है, बहुत कम है वो तो देश भर में ही 2% लोग हैं, तो वो अगर अपने इलाके में कहीं क्रिसमस मना रहे हैं तो हम लोग टीवी पे देख के हमको कोई ऐतराज नहीं होता था, हम लोग सामने देखते थे कोई ऐतराज नहीं है। और धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो क्रिसमस पर लोग ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर में रहता था, छोटे सा गांव में रहते थे। उस जमाने में हम लोग देखते थे शहर में जब पढ़ने जाते थे तो भाई लोग एक्सचेंज करना शुरू कर दिए ग्रीटिंग्स। वैलेंटाइंस डे चाहे किसी का भी पर्व है, लेकिन लोगों ने वो मनाना शुरू किया। अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे थे कि भारत जो है वो एक सही मायने में सारी जो कल्चर, कंपोजिट कल्चर हिंदुस्तान की है वो हम लोग देखने को मिल रही थी। भाईचारा जो लोगों के बीच में था वो बढ़ रहा था और मिक्स्ड हो रहा था। जो कल्चर था, लोग दिवाली मना रहे थे, लोग ईद मना रहे थे, लोग नहीं मना रहे थे तो लोग उनमें हिस्सेदारी कर रहे थे, कम से कम किसी के ऊपर कोई ऐतराज कोई जाहिर नहीं कर रहा। लेकिन अब जिस तरह से 10-11 साल में सेग्रीगेशन हुआ है सोसाइटी के भीतर, उससे वाकई में आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। और ऊपर से उससे भी बड़ी बात है कि उसका जनरलाइज हो गया, लोगों को अब ये न्यू नॉर्मल लगने लग गया है कि अब ये हो गया तो चलो कोई बात नहीं, मुसलमानों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है, क्रिश्चियन के साथ तो होता ही रहता है। ये तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है, वो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारा समाज हिंसक नहीं है, हिंदू सोसाइटी हिंसक नहीं है और ना